मोहब्बत दिल पे दस्तक किस नंबर 22 हिस्सा नंबर। कहाँ आवारागर्दी कर रही हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लाइन मिलते ही वो इसे डपटने वाले अंदाज में बोली तो वो करा कर रह गया। कहाँ ढूंढ रही हो तुम मुझे? शुमोइल ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया था। बस सितारों पर कमंडे डालना बाकी रह गई हैं। तंज करते हुए याले की उर्दू दानी अरूज पर थी। अच्छा सॉरी, कहो क्या काम था? वो अपनी तबा से मजबूर था, फौरन मौम हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे शोहरों वाली क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। वो खुश होकर बोली तो शुमोइल ने लब खींचे। अभी भी तुम्हारे ऑफिस से होकर आई हूँ, बल्कि ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तुम्हारे स्टाफ बल्कि पीए तक को मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो, इसका अंदाजा तफ्शीशी था। ओए तुम मेरे ऑफिस क्यों गई? शुमोइल को गुस्सा आया तो खिलखिलाकर हंसी। वाह खान, पठान को गुस्सा भी आता है। अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, वो तो मैं औरत होने की वजह से तुम्हारा ख्याल कर जाता हूँ। शुमोइल ने उसे जिताया तो वो दांत पीस कर बोली, ये औरत किसको कहा तुमने? तुम्हें, और किसको कहूंगा? वो हैरान हुआ था। ओवर एज नहीं हो गई, फक्त 25.5 साल की होने वाली हूँ। तो क्या लड़की को औरत नहीं कहते? फीमेल में भी बहुत कैटेगरीज होती हैं शुमोइल खाना, मगर तुम मासूम जान, कभी किसी को देखा हो तब ना। वो इसका मजाक उड़ा रही थी। पता है मुझे, माँ बहन बेटी, वो चिढ़कर बोला तो याले हंसी। नहीं बेवकूफ, लड़की खातून औरत वगैरह की कैटेगरीज की बात कर रही हूँ मैं। ये अच्छी रही, तुम्हारी हर मामले में अपनी ही मनकत है। वो जैसे हार कर बोला तो वो खुश हुई। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब तुम फौरन आ जाओ इसी रेस्टोरेंट में जहाँ उस रोज ले गए थे। वहाँ क्या है? अगर शादी हो गई होती हमारी तो मैं कहती आज हमारा वलीमा है, मगर फक्त इतना कहूंगी कि आज मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी। ओफो, मगर मैं फारिग नहीं हूँ यार, शुमोइल ने हिचकिचाते हुए इनकार किया था। खबरदार खबरदार, जो कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। याले ने उसे मजीद कुछ कहने से पहले इसे धमकाया तो वो गहरी सांस भरते हुए बोला, ओके मैं 15 मिनट तक पहुंच सकता हूँ, मगर फक्त 15 मिनट के लिए। तुम आओ तो सही, देख लेंगे तुम्हारे वक्त को भी। इसने मुस्कुराकर कहते हुए मोबाइल बंद किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुझे ड्रॉप करके गाड़ी घर छोड़ देना, वापसी पर मैं मैनेज कर लूंगी। पिछली नशिस्त पर बैठते हुए उसने ड्राइवर से कहा, जो यूं तो ऑफिस के कामों के दौरान इस्तेमाल होता था, मगर कभी कभार याले अपने लिए भी इसे हायर कर लेती थी। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और मुस्तैदी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वाकई अगले 15 मिनट में रेस्टोरेंट पहुंच गया। याले ने हाथ हिलाकर इसे मतवज्जा किया था। मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट निकाल के आया हूँ तुम्हारे लिए। आते ही शुमोइल ने कतई अंदाज में कहा तो वो बोली, यानी कि इन 15 मिनटों में सिर्फ बेहद जरूरी काम ही हो सकता है। वो क्या? वो इस्तेजाबिया नजरों से याले को देखने लगा। तुम आओ तो। याले सिर छोड़कर उठ गई थी। लम्हा शुमोइल को भी इसकी तकलीद करना पड़ी। अब कोई और रेस्टोरेंट ढूंढोगी? यूँ तो मैं लेट हो जाऊंगा, वो तनकीदी अंदाज में बोला तो याले ने इसे तंबी नजरों से घूरा और हाथ थामकर घसीटने के से अंदाज में करीबी मार्केट में ले आई। अब यहाँ क्या है? वो बेबस होने लगा। ये क़यामत ऐसी ही क़यामत मचाया करती थी। यहाँ से तुम मुझे अंगूठी दिला रहे हो? वो ज्वेलर शॉप की तरफ इशारा करते हुए शौकी से बोली तो वो इसके खिलते चेहरे को ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा। मंगनी की, मेरी और तुम्हारी मंगनी की बाज़ाब्ता घर वालों की मौजूदगी में कर लेंगे। वो बेहद खुश थे, मगर इस खुशी में इसने कंग खड़े शुमोइल खान अफरीदी पर एक निगाह भी नहीं डाली और इसका हाथ थामकर खींचती हुई ज्वेलर शॉप में दाखिल हो गई। जिंदगी की बसात पर मोहरा बना शुमोइल खान अफरीदी पहले कौन सी चाल अपनी मर्जी की चल पाया था जो अब एतराज करता। खुदा जाने तकदीर को क्या मंजूर है। वो अंगूठी पसंद करती याले के खिले हुए चेहरे को देखकर बेबसी से सोच रहा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा याले, वो बावक्त तमाम कह पाया। याले ने डायमंड जुड़ी नाजुक सी जगमगाती अंगूठी अपनी उंगली में डाली और हाथ इसके सामने लहराया। ये देखो, ये कैसी लग रही है? ये क्या मजाक है याले? मजाक? याले ने हैरत से इसे देखा, फिर बोली, मैं 100% संजीदा हूँ खान। जिंदगी के फैसला यूं सरे राह नहीं किए जाते। शुमोइल चकराया हुआ था। ये तो उल्टी आंतें गले लग रही थी। ये सच था कि वो भी याले अफरीदी से मोहब्बत करता था, मगर पैरों में बंधी मजबूरियां, बेड़ियां इसे कोई भी इंतहाई कदम उठाने से रोकती थी। तो क्या मेरे साथ अफेयर ही चलाओगे? शादी नहीं करोगे? वो नाराजगी से बोली। वो ज्वेलर को जेरे लब मुस्कुराते देखकर दांत पीसता बज़ाहिर मुस्कुराया। ओके जल्दी से कुछ चॉइस करो, मेरे पास जाया करने के लिए मजीद वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा, यानी जाया करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट थे जो तुमने मुझ पर लगा दिए। बहुत खूब। वो अंगूठी रखकर इसे दो हाथ करने पर तैयार हो गई। शुमोइल बौखला सा गया। मेरा मतलब ये था कि अब पेमेंट करके शॉप से निकलने का वक्त रह गया है।
میرے پاس بابا چند شہر آئے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ کھل اٹھی تو شموئیل تعصب سے سر ہلاتا جولر سے بل بنانے کا کہنے لگا، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو اور جب دل کی مرضی ہو تب میرا ہاتھ تھام کر پہنا دینا۔ وہاں سے نکل کر یالے نے پیکٹ سے تھمایا اور بہت سنجیدگی سے بولی، وہ سوچوں میں گم رہ گیا۔ آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ صبا نے دروازہ کھول کر بیڈ پر نیم دراز جانے کن سوچوں میں گم نوفل کو پکارا تو وہ چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات میں جانے ایسا کیا تھا کہ صبا بے اختیار اندر چلی آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے نارمل سے انداز پر یقیناً وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ تب یہ گہری نگاہ صبا پر ڈالی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے نوفل۔ نکاح کے ایک پیپر پر سائن کیے تھے ہم نے، جب خدا نے ہماری تفریق مٹا دی تو آپ کون ہوتے ہیں تیرا میرا کرنے والے؟ وہ بے حد سکون سے بولی تو لمحہ بھر نوفل سے جیسے قوت گویائی چھن گئی ہو۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے بعد اور بھی بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں محترمہ، مگر آپ کی طرف اپنی من مرضی کی شکیں ہی ملی ہوئی ہیں۔ ملا تو بہت کچھ ہے مگر ادراک ابھی ہوا ہے۔ خیر دیر آئی تو درست آئی تھی۔ اس کا اطمینان دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ اتنا مطمئن اور شانت اس نے صبا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوفل کے ذہن میں اسے رات کی فلم سی جاگ اٹھی جب وہ اس کی تمام تر توجہ اور بےتابیوں کو ٹھکرا کر اس کی محبت کو ہوس کا نام دے گئی تھی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا۔ اسے ابھی بھی اپنی بے خودی پر ندامت ہونے لگی۔ پچھلے کچھ دنوں تو یوں گزرے کہ خود بھی سوچنے کا موقع نہ ملا تھا، مگر اب جب کہ وہ سامنے تھی تو وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہر بار دیر اچھی نہیں ہوا کرتی بیوی، اور نہ ہی ہر منقط سب پر اپلائی کی جا سکتی ہے۔ وہ سامنے کھڑے انداز میں بولا تو صبا نرمی سے بولی، آپ مجھے تم کہہ کر بلائیں گے تب بھی میں اعتراض نہیں کروں گی، اور آپ کے منہ سے صبا بھی اچھا لگتا ہے۔ نوفل کا دماغ گھما۔ وہ کیا پھر سے اس کا تمسخر اڑا رہی تھی؟ آپ اپنی حد میں رہیے، وہ جیسے بھڑکا۔ صبا نے جانسی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہا، آپ بتا دیجئے میری حد۔ وہ تو میں اول شب سے آپ کو بتا چکا ہوں، نوفل نے تنفر سے کہا تھا۔ یہ غرور اور تنفر آپ کو سوٹ نہیں کرتے، اصل میں آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے۔ آپ میری ذات میں گھسنے کی کوشش مت کریں۔ وہ چٹک کر رہ گیا۔ لعنت ہے اس بے خودی پر، ایسا بھی کیا ہمارے عشق کے منتن کی خبر ہی نہ رہے؟ اسے اپنا تمسخر اڑایا جانا کب منظور تھا بھلا؟ آپ کی اور میری ذات الگ نہیں ہے، وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولی تو نوفل نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ ہم دو ہی ہیں، وگرنہ آپ کے لیے قربتوں کے معنی اس قدر گرے ہوئے نہ ہوتے۔ اس نے بھی اسے یاد کرایا تھا۔ صبا قدرے شرمسار ہوئی اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، اور اگر میں اپنے لفظوں پر نادم ہوں تو وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تو یہ کہ لمحے ہاتھ سے پھسلتی ریت کی طرح ہوتے ہیں، بہت دیر تک ان پر قابو نہیں پا سکتے آپ، پچھتانا ہی مقدر رہ جاتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پچھتاؤں؟ وہ آسو نراس میں گھری پوچھ رہی تھی۔ ایسی سادگی اور معصومیت کہ نوفل احمد کا پتھر دل بھی ہمکنے لگا۔ وہ زمین کا باسی گویا چاند کا شناسائی تھا، اور چاند بھی وہ جو اس کے اپنے آنگن کا تھا، مگر کس قدر صدیوں کے فاصلے پر۔ یہ تو اسے معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ اسے چھونے کو ہاتھ بڑھاتا تھا۔ آپ شاید کچھ کہنے آئی تھی، وہ یکلک تھی اپنے سرد مہر خول میں سمٹتے ہوئے بولا تو صبا سست سی پڑ گئی۔ کہا تو میں نے بہت کچھ ہے، مگر شاید آپ سن کر بھی سننا نہیں چاہتے، تبھی یوں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کھانے کا پوچھنے آئی ہیں تو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ بولا تو صبا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ سنگ دل بے مہر، وہ بہت دکھی دل کے ساتھ بولی تھی۔ ہلو، وہ ریسیور اٹھاتے ہی یکلک بولی۔ سارا دھیان چولہے پر پڑے بریانی کی طرف تھا۔ السلام علیکم جی، ویرا بات کر رہی ہوں، معید حسن سے بات ہو سکتی ہے؟ کھنکھناتے ہوئے زوہا کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ جانے کیوں تپ سی گئی۔ آپ ان کے موبائل پر کال کرتی تو زیادہ اچھے سے بات ہو سکتی تھی، زوہا نے کہا تو وہ ہنسی پھر بولی، آپ شاید وہی ہیں جو اس رات معید کے ساتھ تھی، زویا؟ جی نہیں، زوہا۔ اس نے فی الفور اپنا نام درست کرایا تو وہ پھر سے ہنسی۔ جو بھی ہے، یہ معید کہاں ہے؟ وہ بڑے استحقاق سے پوچھ رہی تھی۔ زوہا کو غصہ آیا۔ وہ شاید گھر میں نہیں ہے، روکھے سے لہجے میں کہا تو وہ حیران ہوئی، مگر آج تو چھٹی ہے، وہ گھر پر ہی ہوگا۔ وہ عموماً چھٹی والے روز بھی گھر پر نہیں پائے جاتے، زوہا نے تنزن کہا تھا۔ وہ آئے تو اسے پیغام میرا دے دیجیے گا پلیز، آتے ہی مجھے کال بیک کریں، میں کب سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا، ویرا نے دوستانہ لب و لہجے میں کہا تو زوہا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور پٹکنے کے سے انداز میں رکھ دیا۔ کس قدر لیچڑ ہوتے ہیں بعض لوگ، خوامخواہ لیس ہوئے جاتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی تو اچانک ہی ذہن میں اپنی گزشتہ کارگزاری کا خیال آیا۔ بریانی۔ وہ سر پیٹ کچن کی طرف بھاگی جہاں مصالحہ پیندے میں لگ چکا تھا۔ تمہارا تو ستیہ ہی ناس ہو ویرا بیگم، وہ روحانسی ہونے لگی کہ آج رات کا کھانا چچی جان نے خاص طور پر بنوانے کو کہا تھا۔ اس نے چاول ابلنے کو رکھے اور ٹوٹکوں والی کتاب اٹھا کر جلے ہوئے سالن کو قابل گزار بنانے کے ٹوٹکے ڈھونڈنے لگی۔ اگر سالن جل جائے تو اس میں آدھی پیالی کچا دودھ ڈال کر پکائیں، جلے ہوئے کی بو نہیں آئے گی۔ اس نے پڑھا اور فوراً ہی عمل بھی کر ڈالا۔ چکھ کر دیکھا تو کچھ خاص جلا ہوا نہیں لگا۔ وہ اس کی منصفہ کی
शुक्र गुजार हो गई। रायता और सलाद बनाकर फ्रिज में रखा तो मोहित की शक्ल नजर आई। और कोई होती तो अब तक जहन से निकल चुकी होती, मगर जाने क्यों ये वीरा बेगम तब से जहन में उदम मचा रही थी। फोन था आपका, लुटमार अंदाज में कहा तो सोफे पर नीम दर्राज कैफियत में बुरा चमान वो मुंदी आंखें खोलकर इसे देखने लगा। किसका था? आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, इत्मीनान से कहा। कब से दिल ये सब कहने को बेकरार हो रहा था, जैसे सबर सा आ गया। इसकी पूरी आंखें खुल गई। ये क्या बदतमीजी है? नाकवारी से पूछा तो वो मासूमियत से बोली, दोस्त लड़की हो तो इसे गर्लफ्रेंड ही कहते हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक। वीरा का फोन था, वो संजीदगी से पूछ रहा था। देखा, गर्लफ्रेंड कहा तो कितनी आसानी से बूझ लिया आपने, वो इस्तेज़ाइया से बोली। कभी सीधी बात का सीधे से जवाब भी दे दिया करो, वो चिढ़कर बोला तो जोहा ने इसे कहा। मैंने तो सीधे से ही बताया था कि आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, ये तो आप ही को इल्म होगा इनके बारे में। वो जबड़े बेचकर इसे घूरने लगा, तब वो मुस्कुराहट दबाती पलट गई। मोहित को जिद करने का अलग ही मजा था, तभी इसने बड़े अच्छे मूड में खाना लगाया था। सभी ने इतने दिनों के बाद जोहा के हाथ का खाना शौक से खाया था। नगीन को खुद चची जान ने अपनी निगरानी में खाना खिलाया था। आज लगता है खाने को किसी और के हाथ लगे हुए हैं, वाजिदान ने टिकार लेते हुए ऊंची आवाज में कहा तो मोहित इत्मीनान से बोला, आज यकीनन खाना जोहा ने बनाया है। तुम्हें कैसे पता चला? चची जान मुस्कुराई थी। इसके हाथ के जले का जायका ही और होता है। वो जो कुछ अच्छा सा सुनने की मुंतजिर बैठी थी तलमला उठी। किसी को कुछ पता चले न चले, ये नाक का पतला सब कुछ महसूस कर लेता है। हाँ, कुछ खुशबू सी आ रही थी बिरयानी में से। चचा जान को भी जैसे अचानक याद आया, शायद मसाला ज्यादा ही बन गया था। ताई जान ने सादगी से कहा तो जोहा को रोना आने लगा। वो गुस्से से टेबल से मिटने लगी, वरना इससे पहले तो अच्छा खाना बनाते ही इसे इनाम बटोरने पड़ी होती थी। बर्तन धो के 3 कप चाय लाउंज में दे जाना, ये हुक्म अचानक ही सादिर हुआ था। मैं अभी फारिग नहीं हूँ, वो प्लेट धोकर रैक में रखती खुश्क अंदाज में बोली तो वो कहने लगा, मैं भी बर्तन धोने के बाद की बात कर रहा हूँ, देखूंगी। वो रुखाई से बोली तो मोहित को याद आया, वैसे खाना अच्छा बना हुआ था, बस बिरयानी का मसाला जल गया था और सालन में नमक थोड़ा सा कम था, बाकी सब अच्छा था, रायता सलाद वगैरह। शुक्रिया, नवाजिश, इसने गिलास पटकते हुए कहा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराता चला गया। कलेजा जलाने का माहिर। जोहा को शदीद गुस्सा आ रहा था। क्या था? जरा सी तारीफ कर देता तो। वो जिनजला रही थी, मगर अचानक ही जहन में लाल बत्ती जल उठी। वो बड़े जोर की ठटकी थी। लानत है मुझ पर, मैं भला 2 बोल इसके मुंह से सुनने को क्यों मरी जा रही हूँ? उसे शदीद हैरत हुई। ला हौला वला कुव्वता, दिमाग खराब हो रहा है शायद मेरा, इसने जंजलाहट के आलम में सोचा तो वो बड़बड़ाते हुए चाय के लिए पानी रखने लगी। वो बड़े इस्तेहकाक से शमोइल खान के ऑफिस में बरा जमान थी, जबकि वो अपने मखसूस नरम मजाज से हटकर खासा जंजलाया हुआ इधर से उधर मार्च पोस्ट कर रहा था। बैठ जाओ खान, क्यों टांगे घसा रहे हो? याले का अंदाज छेड़ने वाला था। वो वाकई तलमला उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुम्हें अगर कुछ मजीद बोली जो। अरे, पहले तो वो इसके इस कदर गैर मुतवक्का अंदाज पर हैरान हुई, फिर खिलखिलाकर हंस दी। बहुत आरज़ू थी तुम्हें इस दबंग रूप में देखने की। दबंग ही कहते हैं ना? वो अभी भी मजाक कर रही थी। वो एक जगह रुककर दोनों हाथ जमाए इसे घूरने लगा। अपने तमाम तर दिलकशी और शादाबी समेत अपनी आंखों में शोखी शरारत के साथ के तमाम रंग लिए वो इसे जिद करने पे आमादा थी। ऐसे नहीं देखते लड़कियों को, इन्हें शर्म आती है। याले ने इसे टोका तो वो जल उठा। वो लड़कियों को आती होगी, तुम्हारा इस कैटेगरी से दूर पड़े का भी कोई वास्ता नहीं। याले हंसी, भाई आखिर ऐसी क्या हसरत है तुम्हें कि मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हो? वो बदका, ला हौला वला, मुझे ऐसी कोई फजूल हसरत नहीं है, मगर ये जो तुम मेरे ऑफिस का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तर्क कर दो। इसका अंदाज रुखाई से भरपूर था। मैंने तो सिर्फ मुस्तकबिल करीब की मालकन की हैसियत से तुम्हारे पीए के साथ ऑफिस वर्कर्स का तारुफ ही लिया है और बस। दूसरी तरफ मासूमियत की इंतहा थी। वो बेबस होने लगा। खुदा के लिए याले अफरीदी, अपने दिमाग को अपने बिजनेस में लगाओ। और भी दुख है जमाने में इसके सिवा, तो फिर मोहब्बत के दुख को तरजीह क्यों नहीं दी जाए? इधर से तुरंत जवाब आया। शमोइल अपना सर हाथों में थामे अपनी नशिस्त पर डर गया। पहले कौन सा याले के सामने इसकी चलती थी जो अब वो इसकी बात मानकर सीधी बात पकड़ लेती। परेशान हो? सर दुख रहा है? याले ने हमदर्दी से पूछा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगा। क्या बात है खान, आज बात बात पर घूर रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हूँ क्या? वो आगे झुकी थी। आखिर तुम सुधर क्यों नहीं जाती? वो बेचारगी से बोला। तब वो एकदम संजीदा हो गई। इतना तो संवर गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में शमोइल खान, अब तो अगर मुझे अपने खानदान की औरतों की तरह पर्दा भी कराओगे तो कर लूंगी। वो इसे देखकर रह गया। कोई बात तो थी इसके लबो लहजे में, इसके अंदाज़ो एतवार में, जो सबसे बढ़कर इसके तासुरात में, जो दिल को छू रही थी। मुझे और मत आजमाओ शमोइल खान, बहुत भागी हूँ मैं तुम्हारे पीछे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मुझसे मोहब्बत में वो शिद्दत नहीं जो मेरी तुमसे मोहब्बत में है, मगर मैं फिर भी तुम्हारे रवैये पर राजी हूँ। मैं अपनी मोहब्बत में बहुत पुरयकीन हूँ खान। तुम देखना, एक दिन तुम भी मेरी मोहब्बत का दम भरने लगोगे। बस खुद को यूं संभाल कर रखना छोड़ दो, मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर दो। देखना कितनी मोहब्बत से संवारती हूँ तुम्हें, सर से पाँव तक इश्क की तस्वीरें बना दूंगी।
وہ बेहद जज्बत से कह रही थी और इधर तो पहले से इसकी मोहब्बत में घायल दिल था, इसके सामने कभी एतराफ़ नहीं किया था। क्या हुआ? इतने अरसे के बाद इसे सामने पाकर वही जज्बे फिर से नमू पा गए थे जिन्हें वो गुजरे वाकयात की वजह से जबरदस्ती दबाए हुए था। उसका दिल हमकने लगा। अफरीदी कबीले के सरदार का बेटा दिल की बहुत कम सुनता था, मगर याले के मुकाबले में इसे अपनी ये आदत बहुत घटिया महसूस हो रही थी। सो इसने भी खुद को इस बहरे बर में बेदस्त दबा छोड़ा था जिसे सब मोहब्बत कहते हैं। वो इसे देखकर हंसपे साबिक उठकर अंदर जाना चाहती थी, मगर अमाद इसके रास्ते में आ गया। क्या बात है, मुझसे क्यों भाग रही हैं आप? नगीन ने पलके उठाकर एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर इसकी बात का जवाब दिए बगैर एक तरफ होकर गुजरना चाहा, मगर अमाद फुर्ती से दोबारा इसकी राह में हाइल हो गया। मेरा रास्ता छोड़ दें प्लीज। नगीन के अंदाज की नागवारी अमाद को तहय्युर में मुब्तला कर गई। आज तक इससे ऐसे लबो लहजे में कभी भी मुखातिब नहीं हुई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ था जो इतनी बेरुखी पर उतर आई? मैं सिर्फ आपकी नाराजगी और गुस्से का सबब जानना चाहता हूँ, फिर आपको मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो कतियत भरे अंदाज में बोली तो वो इसे देखने लगा। सफेद लिबास पर स्याह शॉल ओढ़े वो बिल्कुल सादा और वीरान से हुलिये में कहीं से भी पहले जैसी नगीन नहीं लग रही थी, और अगर अनस होता तो एक शोर मचा देता। भला इससे नगीन की रंगों से बेनियाजी बर्दाश्त ही कहाँ होती थी। अमाद के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझसे ऐसा सलूक कर रही हैं। अमाद खुद को बेबसी की इंतहा पर पा रहा था। ये आप अपने दिल से पूछिए, वो तल्खी से बोली तो अमाद ने हैरानी भरे दुख से कहा, फिर भी कुछ तो कहें, शायद मैं कफारा अदा कर सकूं। तो फिर मुझे अनस को वापस ला दें। वो दफतन इसकी तरफ देखते हुए तलक और हटेले अंदाज में बोली तो अमाद दुख और तहरीर के मारे शौक सा हो गया। मैंने इन्हें आपके भरोसे पर भेजा था। कहाँ है अनस? आपने तो वादा किया था इन्हें साथ लाने का, निभाएं अपना वादा। वो हवास में नहीं लग रही थी और बेतकान बोलने वाले से अंदाज में जुबान गंग से होकर तालू से चिमट गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो इसके पास से होकर गुजरती तेजी से अंदर चली गई, जबकि अमाद अभी तक दुख और बेयकीनी के हिसार में गड़ा वहीं खड़ा था। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। नफासत से फाइल किए नाखूनों को क्यूटिस का दूसरा कोट करती अदीना की गुनगुनाहट ने जरीना बेगम को मुतमिन कर दिया। बहुत अरसे बाद वो इसे अपने हल्के फुल्के मूड में देख रही थी। आप क्या देख रही हैं इतने गौर से? वो इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा पाकर हल्की सी हंसी के साथ बोली तो उन्होंने सादगी से जवाब दिया, मैं देख रही हूँ बड़े अरसे के बाद इंसानों जीवन में लौटी हो। वाह, अरे अम्मा जान। वो एक बार खिलकर हंसी। क्या अल्लाह पाक की तारीफें संद पेश की हैं आपने, और नहीं तो क्या, वरना तो हर वक्त तुम्हारा मजाज सवा नेज़े पर पहुंचा रहता था। टाइम की बात है, अब हर वक्त इंसान एक ही मूड में तो नहीं रह पा सकता ना। वो भी एक वक्त था, गम का सो गुजर गया। वो इत्मीनान से कहती फूंके मारकर क्यूटिक्स कुछ करने लगी। चलो शुक्र है, इन्हें तसल्ली हुई तो साथ ही दबे लफ्जों में कह दिया, अब अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचो। ये नौफल का पीछा तुम्हें कुछ नहीं देगा। अब इसका पीछा कर कौन कम वक्त रहा है, अब तो अपनी मंजिल कोई और है। वो सोचकर ही खुश हो रही थी। जरीना बेगम मुतफक्किर हुई। पहले भी एक बार ठोकर खा चुकी है, अब की बार ध्यान से कदम रखना। ओफो, इसने इन्हें नागवारी से घूर कर देखा। कभी तो सही बात मुंह से निकाल लिया करें, तो क्या नसीहत को तुम सही नहीं समझती? इन्होंने हैरान होकर पूछा था तो वो चिढ़ने लगी। हर वक्त नसीहतें भी अच्छी नहीं लगती और ना ही हर रास्ता ध्यान देकर चलने वाला होता है। अब की बार मैंने बंदा ही सही चुना है। अच्छा, वो मोतजिब हुई थी। हाँ, आंखें बंद करके चलूं तो भी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। वो बड़े तफाकुर से बोली तो इन्होंने मुतजस्सिस होकर पूछ लिया, है कौन? अकलौता बेटा है अपने वालिदैन का, जमीन जायदाद का वारिस। वैसे भी लाखों नहीं तो हजारों में एक है। इसकी आंखें ख्वाबनाक अंदाज में चमक रही थी। कौन? जरीना बेगम का तजस्सुस अरूज को पहुंचने लगा। अमाद, वो इत्मीनान से बोली तो जरीना बेगम को बहुत खुशी हुई। शुक्र है, कोई तो अकल का काम किया। खानदान भी अच्छा है और लड़का भी। आप तो बस यही देखती रहना। इसे नाक चढ़ाते हुए कहा तो वो ना चाहते हुए भी इसे टोक गई। अपनी सोच को मुस्बत और लालच से पाक रखो तो खुदा तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करेगा। आजकल लड़कों की शक्ल नहीं बल्कि इनकी जेब और बैंक बैलेंस देखा जाता है। अदीना की बात पर जरीना बेगम ने मुतासफाना अंदाज में इसे देखा। वो माँ तो इसी की थी, मगर अदीना जाने किस पर पड़ी थी। इनकी सादा लोही से इसका दूर का भी वास्ता नहीं था। वो हमेशा से खुदगर्ज और कीना परवर रही थी, आदमी के जाहिर पर मर मिटने वाली, जो दिल चाहे वो करने वाली। इसकी आदतों को नापसंद करने के बावजूद वो बेटी की तेज तबाह से खौफ इसे बुरा भला नहीं कह रही थी, तो कभी कभार नसीहत की शक्ल में समझाने की कमजोर सी कोशिश कर लेती। ये अलग बात थी कि अदीना ने इनकी बातों को कभी दरख्वा इतना नहीं जाना था।
ہمیشہ رہنے والی چیز تو اخلاق اور کردار ہی ہے۔ جیب اور بینک بیلنس تو کبھی بھی خالی ہو سکتے ہیں۔ خیر، اس کی جائیداد کے کون سے حصہ دار بیٹھے ہیں؟ ماں باپ کا اکلوتا وارث ہے اور اتفاق سے اخلاق اور کردار کا اچھا بھی ہے۔ آپ بھی خوش، میں بھی راضی۔ وہ اچھے موڈ میں تھی۔ زرینہ بیگم اندر ہی اندر گلس کر رہ گئی۔ یہی فیصلہ اگر وہ محض عماد کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کرتی تو خدا بھی اس سے راضی ہوتا، مگر وہ پہلے کب ان کی مانتی سنتی تھی جو اب ان کی باتوں پر کان دھرتی۔ سو وہ دل میں خدا سے اس کے سدھرنے کی دعائیں کرتی رہی، جبکہ ادینہ کی گنگناہٹیں پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ایک بھیانک خواب سے اس کی آنکھیں کھلی تو وہ پسینوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یا اللہ! بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس نے بے اختیار اپنے پہلو میں ہاتھ مارا تو پاس لیٹا زندگی سے بھرپور گرم وجود اس کا دل ٹھہرا گیا۔ وہ اس کے قریب ہو کر جیسے اس کے ہونے کا یقین چاہنے لگی تو اس نے نیند ہی نیند میں اس کے گرد بازو کا سار کر لیا۔ سو رہے ہیں؟ وہ منہ اٹھا کر پوچھنے لگی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اب کی بار اس نے انس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے؟ وہ غنودگی کے عالم میں تھا۔ میں نے اتنا برا خواب دیکھا ہے۔ نگین ابھی تک خوف زدہ تھی، خود کو انس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کجا اس کی موت۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے جھنجھوڑا تو انس نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ چلو سو جاؤ اب، پہلے آپ جاگیں اور میرا خواب سنیں۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے، دل اتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہا ہے۔ کہاں؟ دکھاؤ نا۔ وہ ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکنیں چیک کرنے لگا تو نگین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت گندے ہیں آپ۔ اٹھیں گے نہیں، بس فضول حرکتیں کیے جائیں گے، وہ ناراضگی سے بولی تو انس نے گہری سانس بھرتے خود کو قدرے بیدار کر لیا۔ میں کون سا خوابوں کی تعبیر بتانے کا ماہر ہوں یار، صبح سنا لیتی، جمائی لیتے ہوئے کہا، مگر وہ متفکر تھی۔ آپ صبح ہی صدقہ خیرات کرنا پلیز، میں نے آپ کے حوالے سے بہت برا خواب دیکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ آمین، وہ فی الفور بولا، پھر پوچھنے لگا، ویسے بائی دا وے کیا دیکھا ہے خواب میں جو کسی پل چین نہیں لینے دے رہا؟ اف، نگین نے سوچ کر جرجری سی لی، میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتی، آپ سے جدائی تو موت لگتی ہے انس۔ اس کے سینے پر منہ چھپاتے ہوئے وہ روحانسی ہونے لگی تھی۔ انس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اوئے، میں نہیں جانے کا تمہیں چھوڑ کے، تم میں تو میری جان بستی ہے، پیار سے کہا تو نگین نے چہرہ اٹھا کر نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے تاثرات کھوجنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انس۔ ہاں بالکل، حالانکہ جنت میں مجھے 70 حوریں ملنے والی ہیں۔ وہ شرارت پر رماتا تھا۔ نگین کی ذہنی روح پلٹی۔ سچی؟ یعنی ہر مرد کو؟ اور نہیں تو کیا، وہاں تو اپنی موجیں ہوں گی۔ میں جالس ہو رہی ہوں انس، آپ وہاں میرے سامنے دل لگی کیا کریں گے؟ اسے دفتن سوچ کر غصہ آنے لگا۔ تم تو ان کی سردارنی ہوگی یار، انس نے اسے چمکارا، مگر اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ تب وہ مشورہ دینے لگا، تم انہیں اپنی خدمت پر لگائے رکھنا، کسی کو ٹانگیں دبانے پر اور کسی کو بازو۔ میری طرف دھیان دینے کی انہیں فرصت نہیں ملے گی۔ نگین کی کل کل کرتی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 22، حصہ نمبر 3۔